नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। ब्रिक्स की सदस्यता के विस्तार पर होगी चर्चा। एनसीईआरटी ने स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जारी की। मिजोरम आयुष्मान भारत के माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना। कोयला मंत्रालय रेल समुद्र रेल परिवहन को बढ़ावा देगा और सूखे से प्रभावित पनामा नहर में नौ परिवहन बाधित हुआ। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के साथ ही चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला भारत चौथा देश बन गया है। साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला प्रथम देश बन गया है। लैंडर को चंद्रमा से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अलग अलग चरणों में संचालित किया गया था। इन चरणों में रफ ब्रेकिंग, एल्टीट्यूड होल्डिंग, फाइन ब्रेकिंग और टर्मिनल डिसेंट शामिल हैं। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा अनुमान है कि दक्षिणी ध्रुव पर स्थित गहरे गड्ढों में बर्फ मौजूद है। इनसे कई बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है, जैसे कि चंद्र ज्वालामुखियों के रिकॉर्ड के बारे में पता चल सकता है। धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी पर आई धातुएं और सामग्रियों के बारे में जाना जा सकता है। इसके अलावा महासागरों की उत्पत्ति के बारे में भी पता लगेगा। इसरो चंद्रमा की सतह पर कई बातों को समझने के लिए परीक्षण करेगा, जैसे कि चंद्रमा की सतह पर भूकंपीय घटनाओं के बारे में, तापमान और तापीय चालकता के अध्ययन के बारे में, लैंडिंग स्थल पर तत्वों की संरचना के बारे में। और आइए बात करते हैं इसरो के आगामी मिशन के बारे में। इसमें सबसे पहले बात करते हैं लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी लूपेक्स की। ये इसरो और जाक्सा यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का संयुक्त मिशन होगा। इसका उद्देश्य चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करना है। और दूसरा है एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट। ये देश का पहला पोलैरिमेट्री मिशन है। इसका उद्देश्य खगोलीय एक्सरे स्रोतों की अलग अलग गतिकी यानी डायनामिक्स का अध्ययन करना है। इसके अलावा आदित्य L1 ये सूर्य का अध्ययन करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला होगी। साथ ही निसार यानी नासा और इसरो का मिशन निसार ये एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है जो 12 दिन में संपूर्ण विश्व का मानचित्रण करेगा। और आइए अब आपको ये गहराई से बताते हैं कि चंद्रमा का जो विक्रम लैंडर है वो किन किन इक्विपमेंट्स को अपने साथ ले गया है और वो किस काम आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रंभा LP की। ये लैंगम्यूर प्रोब है। ये सतह के निकट के प्लाज्मा के घनत्व और समय के साथ इनमें परिवर्तनों को मापेगा। दूसरा है चेस्टे। इसका फुल फॉर्म है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये ध्रुवीय क्षेत्र के निकट चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों को मापेगा। इसके अलावा तीसरा इक्विपमेंट है इल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ये लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीय स्थितियों को मापेगा और चंद्रमा के क्रस्ट तथा मेंटल की संरचना का चित्रण करेगा। इसके अलावा रोवर पेलोड की अगर हम बात करें तो इसमें शामिल है AP एक्सेस यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चंद्रमा की रासायनिक संरचना और खनिज संरचना का पता लगाएगा। इससे चंद्रमा की सतह के बारे में हमारी समझ को और अधिक बढ़ाने में मदद मिलेगी। पांचवा है लिब्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल के आसपास की मृदा और चट्टानों की तात्विक संरचना का पता लगाएगा, जिसमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और लौह का पता लगाया जाएगा। साथ ही प्रणोदन मॉड्यूल पेलोड में शामिल है शेप यानी कि स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। ये एक प्रायोगिक पेलोड है। ये निकट अवरक्त तरंग दैर्घ्य रेंज में वास योग्य पृथ्वी जैसे ग्रह के स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्रिक संकेतों का अध्ययन करेगा। और आइए अब बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स की सदस्यता के विस्तार पर विचार किया जा रहा है। ब्रिक्स ने अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को संगठन का पूर्ण सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है। ये 1 जनवरी 2024 से आधिकारिक रूप से पूर्ण सदस्य बन जाएंगे और इसी के साथ में ब्रिक्स का विस्तार हो जाएगा। ब्रिक्स के विस्तार का महत्व इसलिए भी है क्योंकि नए सदस्य वैश्विक संस्थानों की संरचना में सुधार के लिए सामूहिक रूप से आवाज उठाने में मदद करेंगे। ये बहुपक्षवाद व्यवस्था को बनाए रखने और उसे मजबूत करने में मदद करेगा। साथ ही इससे विकासशील देशों के बीच दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा मिलेगा
और ये विश्व व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने में भूमिका निभाएगा। हालांकि ब्रिक्स के विस्तार से कई चुनौतियां भी उत्पन्न होंगी, जैसे कि ब्रिक्स के वर्तमान 5 सदस्य देशों के बीच आपस में विश्वास में कमी है। साथ ही इनके बीच सदस्यता विस्तार से संबंधित मानकों, मानदंडों और प्रक्रियाओं पर भी आम सहमति नहीं है। ऐसे में अगर और विस्तार हो रहा है तो ये कहीं न कहीं मुद्दों का भी विस्तार होगा, क्योंकि वर्तमान में जब 5 सदस्य हैं तो भी कई बार विश्वास की कमी देखी जाती है, मतभेद देखे जाते हैं और ऐसे में सदस्यों का बढ़ना कहीं न कहीं मतभेदों को और जन्म दे सकता है, जैसे कि भारत चीन सीमा विवाद इसका एक उदाहरण भी है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि ब्रिक्स के विस्तार से इन मतभेदों में भी कमी आएगी और कहीं न कहीं ये दक्षिण सहयोग में बढ़ावा देगा। ब्रिक्स के चीन और रूस जैसे सदस्य देशों में सत्तावादी शासन व्यवस्था मौजूद है। इसके अलावा कई बार ब्रिक्स को पश्चिम विरोधी समूह मान लिया जाता है। इस धारणा की वजह से विश्व व्यवस्था के साथ इसके एकीकरण को चुनौती मिल सकती है। साथ ही ब्रिक्स के मौजूदा सदस्यों और जिन्हें सदस्य बनाने का प्रस्ताव है उन पर अलग अलग आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। इससे आर्थिक बाधा पैदा हो सकती है। ब्रिक्स के इतिहास के बारे में अगर थोड़ा सा जानें तो वर्ष 2006 में इसे ब्रिक यानी ब्राजील, रूस, भारत और चीन के नाम से औपचारिक संगठन के रूप में शुरू किया गया था। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्ण सदस्य बनने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। और आइए अब बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र की। NCERT ने स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जारी की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 5+3+3+4 प्रारूप के अनुसार स्कूली शिक्षा के लिए डिजाइन किए गए पाठ्यक्रम की रूपरेखा है। ये आयु के अनुरूप है। इसका प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया है। वर्तमान में स्कूली शिक्षा को आयु समूहों के आधार पर 4 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि बुनियादी चरण यानी कि जो बेसिक एजुकेशन है उसमें 3 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है। प्रिपरेटरी चरण में 8 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है। मध्य चरण में 11 से 14 वर्ष और माध्यमिक चरण में 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है। इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, स्कूल के परिवेश और शिक्षा संस्कृति में बदलाव के माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रणाली को बदलना है। इसके तहत जो मुख्य व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें बोर्ड परीक्षा को कक्षा 10 और 12 के लिए सभी छात्रों को किसी भी स्कूली वर्ष के दौरान कम से कम 2 अवसरों पर बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। इनमें केवल सबसे बेहतर अंक को परिणाम में शामिल किया जाएगा। इन 2 अवसरों में एक मुख्य परीक्षा होगी और एक उसमें सुधार के लिए परीक्षा होगी। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में 1 से ज्यादा भाषा सीखने पर भी बल दिया गया है। कक्षा 11 और 12 में कम से कम 2 भाषाओं का अध्ययन करवाया जाएगा। इनमें से कम एक भारत की देशज भाषा होगी। अध्ययन के पैटर्न को भी बदला गया है, तो इसके तहत वार्षिक परीक्षा की बजाय सेमेस्टर प्रणाली को अपनाया जाएगा। माध्यमिक स्तर पर लचीलापन और विकल्प रखा गया है। अकादमिक और व्यावसायिक विषयों में सख्त विभाजन नहीं किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा के तहत 3 अलग अलग कार्य क्षेत्रों में जुड़ने पर बल दिया जाएगा। पहला होगा जीवन रूपों यानी कि कृषि या पशुपालन से जुड़े कार्यों के बारे में। दूसरा होगा सामग्री और मशीनों की मदद से कार्य तथा मानव सेवाओं से संबंधित कार्य। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। मिजोरम आयुष्मान भारत के माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। माइक्रोसॉफ्ट सभी लघु और मध्यम स्तर के क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, अस्पताल, लैब्स, फार्मेसीज और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का एक क्लस्टर है। ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत है और मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इसी वर्ष आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। माइक्रोसाइट के अंतर्गत सुविधाओं के प्रकारों में निजी सुविधाएं जैसे कि स्टैंड अलोन क्लिनिक, पॉली क्लिनिक आदि शामिल हैं। वहीं चिकित्सा की सभी प्रणालियों से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वास्थ्य पेशेवर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका कार्यान्वयन ABDM के राज्य मिशन निदेशकों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय संसाधन और समग्र मार्गदर्शन NHA प्रदान करेगा, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण प्रदान करेगा। माइक्रोसाइट्स आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को अपनाने में निजी अस्पतालों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटेंगे। इन चुनौतियों में शामिल है डिजिटलीकरण को एक अतिरिक्त लागत के रूप में देखा जाता है। विनियामक निगरानी के बढ़ने की आशंका बनी रहती है। साथ ही डेटा सुरक्षा से संबंधित समस्या मौजूद है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक फ्लैगशिप डिजिटल स्वास्थ्य पहल है। इसे 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य देश के लिए एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना विकसित करना है। इसका लक्ष्य एक निर्बाध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है। ये प्लेटफॉर्म डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर अंतर संचालनीयता को सक्षम करेगा। इस तरह से एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को स्थापित किया जाएगा।
अगली खबर है, सूखे से प्रभावित पनामा नहर में नौ परिवहन बाधित हुआ। आपको बता दें कि पनामा नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है। ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है। ये जलयानों को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप हॉर्न का चक्कर लगाने वाली लंबी और जोखिम भरी यात्रा से बचाता है। पनामा नहर 170 देशों के लगभग 2000 बंदरगाहों के लिए संपर्क मार्ग उपलब्ध कराती है। ये उत्तर और दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ने वाला एक स्थल डमरू मध्य है। स्थल डमरू मध्य भूमि की एक संकीर्ण पट्टी होती है। ये पट्टी दो बड़े बड़े भूभागों को आपस में जोड़ती है। उदाहरण के लिए स्वेज नहर का निर्माण स्वेज स्थल डमरू मध्य पर किया गया है। इसके विपरीत दो बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ने वाले संकीर्ण जलमार्ग को जल डमरू मध्य कहा जाता है, यानी स्ट्रेट कहा जाता है। उदाहरण के लिए भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। वैश्विक व्यापार में जल डमरू मध्य और स्थल डमरू मध्य की भूमिका है। ये विश्व का महत्वपूर्ण व्यापार लिंक है। वैश्विक व्यापार का लगभग 12% स्वेज नहर से होकर गुजरता है। इससे समय और लागत की बचत होती है। वहीं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की दृष्टि से भी अगर देखें तो ड्राई बल्क कंटेनर आदि के आवागमन में मदद मिलती है। साथ ही सामरिक महत्व की अगर हम बात करें तो पनामा नहर का महत्व केवल आर्थिक लाभों तक ही सीमित नहीं है। ये इस क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा क्षमताओं और लॉजिस्टिक संबंधी लचीलेपन की सुविधा भी प्रदान करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करता है। अगला टॉपिक है, कोयला मंत्रालय रेल समुद्र रेल परिवहन को बढ़ावा देगा। RSR एक मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली है जो कोयले को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक निर्बाध रूप से पहुंचाएगी। कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2030 तक देश में कोयला उत्पादन लगभग 2 गुना होने का अनुमान लगाया है। वर्तमान में देश में कोयला निकालने में रेलवे की हिस्सेदारी लगभग 55% है। इस हिस्सेदारी को वित्त वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 75% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोयले के परिवहन में काफी समस्याएं हैं, जैसे कि रेलवे की प्रबंधन क्षमता कम है, लोडिंग और अनलोडिंग संबंधी बुनियादी ढांचे का सही से विकास नहीं हुआ है। इसके अलावा माल डिब्बों की संख्या पर्याप्त नहीं है। सड़क या रेल नेटवर्क पर यातायात का दबाव रहता है। रेल सड़क रेल प्रणाली का लाभ ये है कि ये प्रणाली रेल मार्गों पर भीड़ भाड़ कम करेगी और इससे निर्यात के अवसर पैदा होंगे। ये अंतिम उपयोगकर्ता राज्यों के लिए लॉजिस्टिक लागत कम करेगी, एक लचीली एवं कुशल कोयला आपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित करेगी और कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगी। कोयले के परिवहन के लिए और भी कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि 885 मीट्रिक टन क्षमता वाली लगभग 67 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। कोयला मंत्रालय ने राष्ट्रीय कोयला लॉजिस्टिक योजना का मसौदा जारी किया है। इसके अलावा अगर हम कोयले की बात करें तो भारत में अनुमानित कोयला भंडार 3,61,411.46 मिलियन टन है। इनमें से अधिकतर ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित हैं। वहीं कोयला के उपभोग केंद्र हैं कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र। ये कोयला उत्पादन केंद्रों के निकट अवस्थित हैं और अन्य कोयला संचालित उद्योग उत्तरी या तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। और आइए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP-LEDS को वर्ष 1993 में शुरू किया गया था। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। योजना संसद सदस्यों को पूंजीगत प्रकृति के विकासात्मक कार्यों की सिफारिश करने और उन्हें पूरा करवाने में सक्षम बनाती है। ये कार्य स्थानीय स्तर पर महसूस की गई जरूरतों पर आधारित होनी चाहिए। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं। ये धनराशि 2.5 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में प्रदान की जाती है। संसद सदस्य प्रतिवर्ष MP-LEDS निधि का कम से कम 15% अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों में और कम से कम 7.5% अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों में खर्च करने के लिए सिफारिश करेगा। MP-LEDS के तहत निधियां गैर व्यपगत यानी नॉन लैप्सेबल होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बची हुई आवंटित राशि अगले साल भी खर्च की जा सकती है। जिला स्तर पर योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों के समग्र समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए जिलाधिकारी उत्तरदायी होगा। जिलाधिकारी के लिए प्रत्येक वर्ष योजना के कार्यान्वयन के तहत सभी कार्यों के कम से कम 10% का निरीक्षण करना जरूरी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन के लिए नीति निर्माण, धन जारी करने और निगरानी तंत्र निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। अगला टॉपिक है अस्त्र मिसाइल। हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली है और हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। इसकी रेंज मैक 1 संस्करण के लिए 80 से 110 किलोमीटर और मैक 2 संस्करण के लिए 160 किलोमीटर तक है। इसकी ऊंचाई 20 किलोमीटर तक है और अधिकतम गति मैक 4.5 तक है। अगला टॉपिक है ESO 316।
हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक असामान्य आकार वाली आकाशगंगा ESO 316 की एक तस्वीर ली है। असामान्य आकार वाली यानी इरेगुलर गैलेक्सी वाली आकाशगंगा में विशिष्ट सर्पिल भुजाओं या अंडाकार आकार की कमी होती है, जैसा कि आमतौर पर अन्य आकाशगंगाओं में देखा जाता है। ये आकाशगंगा पृथ्वी से 28.7 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एरिडेनस नक्षत्र में अवस्थित है। इसका आकार एक बादल के समान प्रतीत होता है। इसमें कई लघु तारे एक साथ गुच्छे के रूप में रहते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप को 1990 में लॉन्च किया गया था। ये नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है। ये दृश्यमान, निकट अवरक्त और पराबैंगनी प्रकाश में ब्रह्मांड का अवलोकन करता है। ये पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर परिक्रमा करता है। इस वजह से ये भूमि पर स्थित टेलीस्कोप की तुलना में ब्रह्मांड का बेहतर दृश्य प्रदान करता है। और आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। G20 ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर नियंत्रण करने के लिए वैश्विक पहल का स्वागत किया। वैश्विक एंटीबायोटिक अनुसंधान और विकास साझेदारी ये एंटीबायोटिक प्रतिरोध से निपटने के लिए WHO और अन्य की मदद से गठित एक गैर लाभकारी संगठन है। इसे दवा प्रतिरोध संक्रमण के उपचारों के विकास और उन तक पहुंचने में तेजी लाने के लिए गठित किया गया है। इसके अलावा अन्य पहल सिक्योर भी है। ये निम्न और मध्यम आय वाले देशों में आवश्यक एंटीबायोटिक दवाओं तक पहुंच का विस्तार करने वाला पहला समर्पित तंत्र है। ये पहल एकल उत्पाद तक सीमित नहीं है। इसे WHO और GARDP द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। कॉम्बैटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ये एंटीबैक्टीरियल इनोवेशन में तेजी लाने के प्रति समर्पित एक वैश्विक गैर लाभकारी साझेदारी है। मायलारा पंथ। हाल ही में कर्नाटक में पाई गई मूर्तियों से राज्य में मायलारा पंथ के अस्तित्व की पुष्टि हुई है। इस पंथ को मानने वाले मायलारा नामक एक लोक देवता की उपासना करते हैं, जिसे भगवान शिव का अवतार माना जाता है। मूर्तियों में देवता को अक्सर बैठे हुए, खड़े हुए या घोड़े पर सवार के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही उन्हें आमतौर पर तलवार, त्रिशूल, डमरू और एक पात्र धारण किए हुए दिखाया गया है। इस पंथ को मानने वाले कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में निवास करते हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम। खेलो इंडिया कार्यक्रम KIP की शुरुआत 2017 में हुई थी। इसका उद्देश्य हमारे देश में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए मजबूत ढांचा स्थापित करना, जमीनी स्तर पर भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। इसके तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स शामिल हैं। ये प्रतिवर्ष वार्षिक राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के रूप में आयोजित किए जाते हैं। योजना में खेल प्रतियोगिता आयोजन, प्रतिभाओं की खोज और खेल अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाता है। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। प्रसिद्ध सांख्यिकीविद केल्लामपुडी राधाकृष्णन CR राव का निधन हो गया है। उन्होंने कई मौलिक सांख्यिकीय अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। इनमें क्रैमर राव इनक्वलिटी और राव ब्लैक-वेलाइजेशन थ्योरम, इंफॉर्मेशन ज्योमेट्री तथा फिशर राव मैट्रिक शामिल है। CR राव ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए सांख्यिकी और जनसांख्यिकी एवं संचार समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनकी कृतियां हैं स्टैटिक्स एंड ट्रुथ, पुटिंग चांस टू वर्क। उन्हें 1969 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। CR राव सत्यनिष्ठा, व्यावसायिकता और कर्तव्य के प्रति समर्पित थे। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। इक्वाडोर। यहाँ की राजधानी क्विटो है। इक्वाडोर में लोगों ने एक जनमत सर्वेक्षण में यासुनी राष्ट्रीय उद्यान में तेल खनन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। ये राष्ट्रीय उद्यान अमेजन वर्षा वन के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र है। इक्वाडोर देश दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। इसकी उत्तरी सीमा कोलंबिया से, पूर्वी और दक्षिणी सीमा पेरू से तथा पश्चिमी सीमा प्रशांत महासागर से लगती है। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह इसी देश का भाग है। ये देश भूमध्य रेखा पर स्थित है। इक्वाडोर का उच्चतम बिंदु माउंट चिम्बराजो है। ये एंडीज पर्वत का एक स्ट्रेटोवोल्केनो है और पृथ्वी के केंद्र के ऊपर उच्चतम बिंदु है। इक्वाडोर की प्रमुख नदियां हैं अमेजोन, मारानोन और पुटुमायो। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।